स्वागत है आप लोग सभी का। हम केस स्टडी नंबर 7 में आ चुके हैं। केस स्टडीज हम जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केस स्टडी नंबर 1 से लेके केस स्टडी नंबर 8 तक 7 के बाद आज केस स्टडी 7 देखने वाले हैं। चलिए जी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू से ही स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या बताया गया एमसीक्यू पे। An SSC carrying on the business of growing and manufacturing tea is allowed a deduction under income tax law upon fulfillment of certain conditions like depositing amount in deposit account opened in accordance with the scheme framed by tea board, deposit made in accordance with the schemes framed by other boards. Okay, for agricultural commodities also qualify for similar deductions. Which of the following schemes qualify in this regard? देखो हमने पढ़ा होगा टी है, नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉफी, एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास रबर। ठीक है, तो टी कॉफी एंड रबर बोर्ड, इसमें से टी बोर्ड ऑलरेडी आ चुका, तो कॉफी एंड रबर बोर्ड वुड बी द आंसर ओवर हियर। आंसर सी है, इसमें काश देखने की भी जरूरत नहीं है और इसके लिए केस स्टडी एटलीस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन है दैट इज 1 का सी। ठीक है सर, देखें ऐसे बिना पढ़े ही इस केस स्टडी हम इसको सॉल्व कर पाए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पेमेंट ऑफ 20% प्रॉफिट टू मिस्टर दया, ओके, इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मिस्टर पेमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास में पेमेंट ऑफ अलीमोनी बाय गौतम टू हिज एक्स वाइफ इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। ओ ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में बताया गया। ठीक है, कोई नहीं, बाइक और केस स्टडी पढ़ेंगे, वापस आएंगे इसमें। व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टॉक लाइंग विद मिस्टर शक्तिपुरी? ठीक है, अभी पता नहीं चला, इतना पता चला जीएसटी का क्वेश्चन है। विल कम बैक वंस केस स्टडी इज डन। Basuri Private Limited is also engaged in sending raw tea leaves to job workers and selling processed tea after the job work is performed. Which of the following forms is to be filled by Basuri Private Limited on GST portal and etc. We will come back. We say, okay, we will come back for this. With respect to the decision taken on the fourth board meeting, the contentions of the director Prabhu Deva is okay. ठीक है, पता नहीं चला, अभी इतना पता चला कि लॉ का क्वेश्चन है। विल बी कमिंग बैक। एनालाइज क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। एनालाइज वेदर द एक्टिविटी इज नरेटेड बाय सीए पुरु टू मिसेस बांसुरी देवी विद रिस्पेक्ट टू खेतीबाड़ी लिमिटेड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंडियस 41 विद प्रॉपर रीजनिंग। सो इंडियस 41 पूछा गया, एफआर पूछा गया, सर मजा आ गया, एफआर के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में। वी आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इनकम टैक्स implications ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लिमिट फॉर असेसमेंट 2024। तो कुछ विद्रोह हुए हैं डिपॉजिट अकाउंट से, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो विल बी कमिंग फॉर दिस, एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। What specific factor for online shopping would be considered by CFO in formulating the audit strategy of the company in the above case, keeping in mind the concern raised by Mr. Prabhu Deva? ठीक है, ऑनलाइन कोई स्टोर इन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एंड फॉर दैट ऑनलाइन स्टोर व्हाट वुड बी दी ऑडिट स्ट्रेटेजी, कैसी होगी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, वो बातें यहाँ पे दिखाना है। चलिए जी, ये क्वेश्चंस तो अब तक हमें ये स्टडीज सॉल्व प्रैक्टिस करते करते इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 5 एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड 2 से 3, कभी 2 होते हैं और कभी 3 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिकल भी आएंगे, मे भी थ्योरी भी आएंगे। तो मेजरली जो हम क्वेश्चंस देख पा रहे हैं जीएसटी के क्वेश्चंस, तो हद से ज्यादा जीएसटी क्वेश्चंस हर केस स्टडीज में हम देख पा रहे हैं, जीएसटी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। बाकी एफआर के क्वेश्चंस कुछ केस स्टडीज में है, डीटी की क्वेश्चंस एंड आईडीटी क्वेश्चंस बहुत ऑलमोस्ट ऑल केस स्टडीज में हमारे पास मिल रहे हैं। तो हमें फोकस एरिया कौन सी है आईबीएस की, आईबीएस प्रिपरेशन के लिए, दैट इज दी डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट लॉ पे भी हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू है ये स्पेसिफिकली लॉ प्लस जीएसटी प्लस डीटी पे क्वेश्चंस है, प्लस ऑडिट का भी एक क्वेश्चन हमारे पास है एंड इनफैक्ट इस पे एफआर भी है। तो बड़ी लंबी चौड़ी इस पे है, काफी ऑलमोस्ट आपके पास 5 पेपर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। चलिए जी, केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ के खत्म करते हैं इसको फटाफट से। आ गया जी केस स्टडी। Mr. Mulilal and Mrs. Basuri Devi has been residing in Manpur village since the marriage. They have been actively involved in the agriculture and the dairy farming business in the village and sell the output in nearby villages as well. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व है बांसुरी देवी एंड मुरली लाल, जो कि अपने नियर बाई विलेजेस पे भी सेल करने का काम करती है अपनी डेयरी फार्मिंग को। ठीक है, they have earned much accolades for business they run and have accrued much wealth. Okay, there have been many instances where couple felt that they could have have moved to more metro town to explore more, but without any knowledge of business world and regulatory compliances they feel handicapped. Their children are also settled abroad. One fine day when they are visited by Mr. Puru, a fast friend of this son who usually comes down to the village quite often to know about the well-being of his friend's parents from time to time. बड़ी अच्छी बात है।
सीए पुरु उनका सन का फ्रेंड है एंड ये फ्रेंड क्या कर रहा है, फ्रेंड्स का पेरेंट्स के बारे में समझने के लिए जा रहा है विलेज बारंबार। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मिस्टर बासुरी देवी डिस्कसेस विथ हिम बोथ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ही मैनेजेस विद द हेल्प ऑफ हर टीम, okay, in the villages and scale of operations they maintain. Puru tells them about how agricultural activities are maintained and operated in metro towns like Mumbai, where he lives and practices his professions. Okay, ये जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है अपना प्रोफेशन, दैट इज मुंबई। मुंबई में एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे करके होते हैं, कैसे करके किए जाते हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। अब नेक्स्ट इज during discussions he tells her that one of his clients, MS Khetiwadi Limited, a listed company, is involved in agricultural and allied operations by procuring matter from nearby resources areas. This company is also involved in various other types of animal husbandry works operations and works on the same scale as Mrs. Bansuri Devi and Mr. Mulilal work in the village. Okay, on getting curious, Mrs. Basuri Devi asked him about the form and style in which Khetiwadi Limited works in the city. Puru tells that unlike villages in the corporate world, large business have to follow certain accounting standards while maintaining books and balances of the businesses. ठीक है, standards led to the agriculture set out accounting for the agriculture activity, the management of the transformations of the biological assets into the agriculture produce. These standards generally require biological assets to be measured at fair value, less cost to sell details about the following activities carried out by the खेतीवादी लिमिटेड। ठीक है, बस इतना पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है, इतना पढ़ के हमें समझ आ रहा है एनडीएस 41 की क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। इतने पोर्शंस पे हमारे पास वैसे बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड ही है, बट इसमें ये समझ में आ रहा है कि एनडीएस 41 के लिए बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया जा रहा है। एंड दिस इज द एप्लीकेशंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया, दैट इज एनडीएस 41। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। Okay, he tells her that about the following activities carried out by the खेतीवादी लिमिटेड। खेतीवादी लिमिटेड जो मुंबई में काम कर रही है वो ये सारे काम कर रही है। मैनेज कर रही है एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू, फिशिंग द ओशियन, फिशिंग इन द ओशियन, फिश फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस पर रिसर्च। इसके अलावा ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, hearing about this, Mrs. Bansuri Devi persuades Mr. Murli Lal to set up a company in a town under Puru's guidance to expand the business outside the village as well. CA Puru assures Mr. Murli Lal on all his queries and tells him that he and his team will help. Of course, हम इसी के लिए बैठे हैं, कंपनी हम बना ही देंगे आपको, आप आ जाओ। ऑफ कोर्स, तो ये एक किस्म से बिजनेस भी लेके आ रहे हैं विलेज से। ठीक है जी। Soon the couple with the help of Sepuru set up and start operating their company in Mumbai. Okay, client fruitful हो गया under the name and style of Mrs. Basuri Private Limited, which ventured into business of the agricultural operations with Mr. Mulilal, Mr. Basuri Devi, Mrs. Basuri Devi and Mr. Prabhu Deva. ओके, यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से बंदे हैं? एक तो है आपके पास में मुरलीलाल ही है और एक है मिसेस बांसुरी देवी एंड नेक्स्ट हमारे पास है प्रभुदेवा एक नया बंदा यहाँ पे आ रहा है। तो ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है प्रभुदेवा को मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने बना दिया। द फॉर्मर डायरेक्टर अक्वायर्ड विद इन द बिजनेस ऑलरेडी सेटअप एट मानपुर। ओके, मिस्टर मुनीलाल बांसुरी देवी विलेज में ऑलरेडी बेस्ड थे, इस वजह से इन्होंने प्रभुदेवा को बना दिया यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी का रजिस्टर अंडर जीएसटी, अच्छा इन्होंने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन भी ले लिया solely in the state of Maharashtra. During their company first sought of the funds and they decided to borrow funds from the market. Okay, the board of directors of the company resolved to borrow a sum of rupees 20 crore from the nationalized bank at the board meeting. ठीक है, इनको 20 करोड़ रुपीज चाहिए, ये इनकी ओके रिक्वायरमेंट है एंड इन्होंने नेशनलाइज बैंक से लेने की बोर्ड मीटिंग पे एजेंडा डाला हुआ है। ओके, मिस्टर प्रभुदेवा who opposes the said borrowings. Such Prabhudeva is opposing these borrowings. क्यों? As not in the interest of the company has raised an issue that the said borrowing is outside the borrowing powers of the board, putting forward the following data. Okay, ये डाटा है शेयर कैपिटल का, रिजर्व सरप्लस का, सिक्योर्ड लोन्स का, अनसिक्योर्ड लोन्स का। तो अल्टीमेटली ये है क्या, आपको याद आ रहा होगा कंपनी लॉ पे हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 180 एंड सिमिलर सेक्शन वहाँ पे जहाँ पे लोन एंड इन्वेस्टमेंट की बातें किए गए हैं, कितनी लिमिट तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रेजुलेशन से ही ले सकते हैं और कितने लिमिट के बाद स्पेशल रेजुलेशन चाहिए होता है। तो मे बी इसके बारे में ही बातें यहाँ पे किया गया। आफ्टर द मीटिंग सिंस मिस्टर मुरलीलाल was in Mumbai, he wanted to discuss all the tax matter with the CA Pura and sits with him in his office for the same. ओके, ये तीन, हाँ ओके, कितने हैं हमारे पास? हाँ, 3 डिफरेंट टैक्स मैटर्स के बारे में मिस्टर मूलीलाल इज गोइंग टू डिस्कस विथ सीए पुरु। ठीक है,
With business expansion, Mr. Mulilal has also purchased a controlling stake in MS खेतीवाड़ी लिमिटेड. ओके, खेतीवाड़ी लिमिटेड के बारे में जो बताया था शेपुरु ने, उन पे इन्होंने स्टेक ही खरीद लिया. वो स्टेक भी कैसा है? कंट्रोलिंग स्टेक है. ठीक है. नेक्स्ट इज एंड इज नाउ अ डायरेक्टर इन द सेट कंपनी. ओहो, ये डायरेक्टर भी बन गया उस कंपनी पे. ही वांट्स पुरु टू टेल हिम ब्रीफली अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी इन टी मार्केट एज वेल. ओके, पुरु tells him that for the previous year ended 31 March 2023, Khethiwadi Limited composite business profits before following deductions relating to the growing and manufacturing, that is 50 lakh rupees. ठीक है, इनकी net profit 50 lakh है. On 1st of September 2023, it deposited a sum of rupees 10 lakh in key development account. During the previous year 2021-22, the company had incurred a business loss of rupees 15 lakh. Okay, इनके पास previous year में business loss था और इस साल में इन्होंने 50 लाख का profit बनाया है and deposit भी कर रखा है 10 lakh in the key development account. ठीक है. On 25 January 2024, withdrew 10 lakh rupees from deposit account which is utilized as follows. ओके, इन्होंने पैसे कुछ विद्रॉ किए एंड जिसकी यूटिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे गिवन है. 6 लाख इन्होंने यूज किया फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द परचेज ऑफ नॉन डेप्रेसिबल एसेट एज पर द स्कीम स्पेसिफाइड. ओके, स्कीम के हिसाब से इन्होंने परचेज किया. ठीक है. 3 लाख रुपीज इन्होंने परचेज किया फॉर मिक्शनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस. 1 लाख रुपीज वाज स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम ऑन 5 अप्रैल 2024. ठीक है, इससे कुछ रिलेशन है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 7 से हम आएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते समय वापस से इस पे. ठीक है. मिस्टर मुल्लर wants to know about the income of the company for the year and tax liabilities if any thereon and about which Seypuru gives an approximate idea at that time itself. ठीक है. मिस्टर मुल्लीलाल इज इन प्रेशर. अब तक की कहानी ये समझ आ रही है कि मुल्लीलाल एंड बांसुरी हैं. ये मानपुर में कुछ बिजनेसेस चला रही है दैट इज रिगार्डिंग टू दी डेयरी फार्मिंग एंड वेजिटेबल फार्मिंग है. अब ये चाह रहे हैं कि मुंबई में आने के लिए एंड मुंबई में ये आ भी चुके हैं एंड आने के बाद इन्होंने कंपनी भी सेटअप कर लिया विद हेल्प ऑफ शेपुरु, जिसमें 3 डिफरेंट बंदे हैं. मिस्टर बांसुरी, मिस्टर मुरली एंड मिस्टर प्रभुदेवा. प्रभुदेवा इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो मिस्टर मुरली है उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया खेतीवाड़ी लिमिटेड पे. तो खेतीवाड़ी लिमिटेड की परफॉर्मेंस ये जानना चाह रहे हैं शेपुरु के थ्रू. उस पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस पे है क्या इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, इस साल की परफॉर्मेंस क्या है, वो पूछा गया आपको. ठीक है. इसके अलावा मिस्टर प्रभुदेवा हैड इन्फॉर्म्ड शेपुरु अबाउट 2 peculiar transactions relating to the GST which he wanted to discuss in presence of Mr. Morilal related to the Mr. Basuri Private Limited. Okay, in one of the cases they sent raw tulips. अच्छा, raw tulips वो सेंड कर रहे हैं किसको? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को. रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को. अच्छा, एक जॉब वर्कर है जो रजिस्टर्ड है उनको अंडर मिस्टर शर्मा इन मैंगलोर Karnataka, and further the processed flavor tube which is further delivered to the wholesaler in Telangana. Okay, they are sending from Manpur to Mangalore. मैंगलोर से ये तेलंगाना में जा रहा है. ठीक है. फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस से ही वो चले जा रहा है मैंगलोर से. एंड द इनवॉइस एंड द वे बिल जो इश्यू किया जा रहा है कंपनी के नाम पे ही इश्यू किया जा रहा है एंड जो कंपनी मुंबई ऑफिस में इन्होंने बना रखी है. Further, he asked him about the treatment of any other transactions. They had sent. Okay, this was the first transaction. First transaction क्या था कि जॉब वर्कर के पास ये भेजते हैं सामान जो कि मैंगलोर में है एंड मैंगलोर से जॉब वर्कर के प्लेस से ही ये भेज दिया जाता है कस्टमर के प्लेस में. एंड द इनवॉइस एंड द बिल इज रेज्ड इन द नेम ऑफ कंपनी दैट इज मिसेस वासु प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? दे हैड सेंट अ स्पेशल लॉट ऑफ टी रोसा टू अनदर जॉब वर्कर. ओके, टू अनदर जॉब वर्कर उन्होंने क्या किया? सेंड किया है एक स्पेशल टी रोसा टू अनदर जॉब वर्कर. ठीक है. कुछ नेक्स्ट जॉब वर्कर है इनके पास में, उसको ये भेज रहे हैं स्पेशल टी लॉट दैट इज रोसा. मिस्टर शक्तिपुरी इन रतलम for making flavored tea as per the direction given. Further, due to decline in the market of the flavored tea, they sent fresh, normal, unprocessed raw tea with new instructions to the job worker to hold the earlier consigned stock till a buyer is found. Okay, the new stock is easily sold. The old stock remained in the godown of the job worker for over a year. ध्यान रखना. इन्होंने नेक्स्ट जो है इनके पास में क्वेरी है दैट इज रिगार्डिंग टू टी जो ये भेज रहे हैं मिस्टर शक्तिपुरी को हु इज इन रतलम. ठीक है. रतलम में शक्तिपुरी है, उनको ये भेज रहे हैं टी. नेक्स्ट वरीफुल सिनारियो यहाँ पे क्या है कि इनका एक स्टॉक है ओल्ड स्टॉक जो कि पड़ा हुआ है 1 साल से ऊपर एंड न्यू स्टॉक इनका ऑलरेडी सेल हो चुका है. इसके लिए एक क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यू में, हम देख लेंगे उसको. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्दर ड्यू टू अ डिक्लाइन इन द मार्केट ऑफ द फ्लेवर टी. तो हम पढ़ चुके हैं. द न्यू स्टॉक इज ऑलरेडी सोल्ड. नाउ ही इज आस्किंग द सीएपुरु टू give the tax treatment in GST. Mr. Moonlal is happy that the business has gone online
as well, and now they are selling their products through various e-commerce platforms. Mr. Prabhudeva shows his concern over the online selling part and wants Swepuru to keep check on the working of the same during his audit. Swepuru assures that his audit strategy would majorly be based on the fact that a good part of the company's business has gone online. ठीक है, सो हमारे रोल क्या है? हमारा रोल है सीए पुरु का रोल है हमारा, एंड हियर वी नीड टू स्टडी। हमें अपना क्लाइंट है, जो क्लाइंट हमारे पास मिस्टर बांसुरी लाल और मिस्टर मुरली है, तो हमें क्या करना है? उनको एडवाइज करना है। फर्स्ट इश्यू उनका है रिगार्डिंग टू जीएसटी, ठीक है। सेकेंड इश्यू है रिगार्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑन द कंपनी ऑफ द कंपनी खेतीवादी लिमिटेड, जिन पे इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक खरीद रखा है। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास में, इनको हमें देना है एडवाइजरी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू कि कंपनी को सेटअप कैसे करना है एंड क्या क्या कंप्लायंसेस इनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है सर। In evening, Mr. Motilal takes Puru with him to meet his old friend Mr. Babulal, who resides in Bombay with his family. Babulal had requested him for a meeting with Puru so that he could discuss with the latter certain tax-related issues of his family and hire his services for tax-related work. हो सी पुरु खुश हो गए यहाँ पे। मिस्टर मुरली ने सी पुरु को ले गए अपने दोस्त के पास, दैट इज मिस्टर बाबूलाल। ऐसे ही तो आते क्लाइंट्स, तो यहाँ पे पुरु के पास में और एक क्लाइंट आ गया जहाँ पे उनको टैक्स रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताने। Mr. Babulal tells Puru that his son Gautam is liable to pay rupees 10,000 per month to Barkha, his ex-wife, as alimony. Okay, जो भी है। Gautam, being an employee of Pika Private Limited, instructed his company's HR department to pay rupees 10,000 per month out of his salary to his wife directly and remit the remaining salary in his account. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन था ना रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। मे बी दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू दैट। यहाँ पे हमारे पास में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, विल बी कमिंग फॉर दिस। Further, he tells Puru that he works under partnership firm in which he and his two sons, Mr. B and C, are partners. The partnership deed provides that after his death, Mr. B and Mr. C shall continue the business of firm subject to the condition that 20% of profit shall be given to Mrs. Daya, wife of Mr. Babulal. Mr. Babulal wants to know that the tax treatment of such receipt in his wife's hand after his death would satisfy Mr. Babulal by solving all his queries and quote his fees to handle all the tax related matters of the family. देखो जो भी इनके टैक्स रिलेटेड मैटर्स है, एक तो क्लाइंट अच्छा बन ही गया। देखो पॉइंट यहाँ पे 1 है, हमारे पास यहाँ समझना ये है कि 2 ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। एक तो ट्रांजेक्शन है कि ये काम कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्होंने इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि व्हाट एवर सैलरी इज बीइंग गिवन 20% सैलरी हैज टू बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ वर्का, जो कि इनकी एक्स वाइफ है जिसको ये एलुमिनी दिया करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसके पास में एक फॉर्म है, फॉर्म में ये खुद और इनके 2 सन्स मिस्टर बी एंड मिस्टर सी प्लस ही हिमसेल्फ इज पार्टनर, एंड ये पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इस पे से जो 20% प्रॉफिट है ये निकल के जाएगा मिसेस दिया के पास, हु इज एक्चुअल वाइफ ऑफ मिस्टर बाबूलाल। तो ये बेसिकली यहाँ पे है ट्रांजेक्शंस विच इज गोइंग ऑन। तो ये थे हमारे पास केस स्टडी। एक बार आप केस स्टडी पढ़ लो पूरी, उसके बाद हम वापस से आते हैं, अच्छे से केस स्टडी पढ़ लेना एंड देन विल बी कमिंग बैक एंड सॉल्विंग क्वेरीज, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी देख लिया, स्कीम फ्रेम बाय डावर एम दी, ओके सॉरी, ये स्कीम फ्रेम बाय, ओह ये यहाँ पे गलत जगह लग गया, इसको लगाना है हमें सी नंबर पे। स्कीम फ्रेम कॉफी एंड रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड एंड द कीबोर्ड, 3 हमारे पास बोर्ड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टेटमेंट क्या बोला गया, पेमेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट is application of income, payment of alumni by Gautam to his ex-wife is a diversion of income। देखो इन्हें समझते हैं अच्छे से। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया, इनकम आपके पास पहले आए हैं, यू हैव अर्न्ड द इनकम, दिस इज एक्स अमाउंट इज टोटली अर्न्ड बाय मिस्टर ए एंड देन ही इज अप्लाइंग दैट इनकम फॉर वट एवर सोर्सेस। मे बी आप 10% एक्सपेंसेस के लिए दे रहे हो, 10% सेविंग के लिए दे रहे हो, 20% अपने वाइफ के अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। एंड नेक्स्ट इज कमिंग फॉर द डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम को भी सेम एग्जांपल से समझते हैं। डाइवर्जन ऑफ इनकम इज एक्स वाज योर टोटल इनकम, ठीक है, बट यू डाइवर्टेड दिस इनकम इनटू एक्स एंड एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरा ही नाम लेते हैं, बी एंड सी लेते हैं ना, ठीक है। यू डाइवर्टेड दिस इनकम, आपने इसके 2 टुकड़े कर दिया, 1 इज गोइंग इन योर हैंड, ये आपके हैंड में आ रहे, बट दिस यू हैव डाइवर्टेड टू समवन एल्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस इन योर हैंड, आप इसको अपने हैंड पे लेने वाले नहीं हो।
तो दिस इज द सिंपल, बहुत ही लिटरल मीनिंग है फॉर रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम. एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज व्हाट यू हैव अर्न्ड and what you are going to get in your hand, what you have your better title. कि मैं इसको जो कहूंगा that will happen, that will going to happen. एग्जाम्पल लेते हैं सैलरी का, जो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है सैलरी का ही है कि सैलरी जो आ रहा था मिस्टर बाबूलाल के पास में, सैलरी इज अल्टीमेटली जो पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड है, दैट इज नॉट एट ऑल कंसर्न विथ मिसेस बरखा, बरखा से कंसर्न नहीं है, बट मिस्टर बाबूलाल के पास ही पूरा पूरी 100% सैलरी आने वाला था. ठीक है, अब हुआ ये कि इन्होंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप 80% ही मेरे पे ट्रांसफर करना है, 20% उन पे ट्रांसफर करना. मिसेस बरखा हैज नथिंग टू डू विद दिस. मिसेस बरखा के पास कोई टाइटल नहीं है इसका, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? देखो, ये अल्टीमेटली टाइटल डीड मेरा है, टाइटल डीड है मिस्टर बाबूलाल का. ठीक है, मिस्टर बाबूलाल ही टाइटल है. मिस्टर बाबूलाल यदि एक बार वो जो इन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको एक बार मना कर दें, तो ऑल द अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन हिज हैंड. कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है वहां पे. तो इस वजह से दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम. आप किसी और को ट्रांसफर कर देते हो जस्ट इन द सेंस कि आप किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, दिस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो, तो दिस इज नॉट दैट मीनिंग कि आप डाइवर्ट कर रहे हो अपनी इनकम को. दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस नॉट द डाइवर्जन ऑफ इनकम. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेमेंट ऑफ एलुमनी बाय गौतम टू एक्स वाइफ इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि इस पे आपकी बेटर टाइटल है, बेटर टाइटल एक्स वाइफ की नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट केस था हमारे पास में मिसिस दया का. मिसिस दया में बोला गया कि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, दिस स्टेटमेंट इज सेइंग सो. बट अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि दिस इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम, नॉट द एप्लीकेशन ऑफ इनकम. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 20% ट्रांसफर की बात किया गया, दैट इज रिटन इन अ डीड, जो मिस्टर बाबूलाल अपने कहने पर चेंज नहीं करा पाएगा. ही हैज टू मीट विथ अपने जो डिफरेंट टू पार्टनर्स है उसके बाद ही. तो इट मीन्स व्हाट वाज दैट नेम, दया. हाँ, दया हैज अ बेटर टाइटल, दया के पास बेटर टाइटल है ऑन दिस 20% ऑफ इनकम एज कंपेरिजन टू मिस्टर बाबूलाल. दया के इंस्ट्रक्शंस पे ही ये 20% ऑफ द प्रॉफिट कहीं पे जाना है या मे बी उसको कहीं पे ट्रांसफर करना, वो ट्रांसफर करेगा. बट मिस्टर बाबूलाल हैज नथिंग टू डू विद दैट 20% इनकम, सो दैट इज नॉट द एप्लीकेशन इनकम, दैट इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम. देखो, ये जो एग्जांपल से फिर से समझते, वापस आते हैं, कंफ्यूज नहीं, वापस आते हैं, वापस समझते हैं इसको. एक मिनट, हाँ समझते हैं. सो वी हैव, एक तो है हमारे पास में x, x इज द टोटल अमाउंट दैट इज अर्न्ड. ठीक है, ये अर्न्ड बाय मिस्टर बाबूलाल है. ठीक, उन्होंने ये कमाया है. द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, जो इन्होंने कमाया है और यहाँ से ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, दैट इज ऑफ कोर्स द एप्लीकेशन ऑफ इनकम ना, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है. तो द फर्स्ट केस वाज, जो इनकी मिसेस बरखा को ये ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि इसके पास पैसे आ रहे हैं, पूरा पूरी टाइटल मिस्टर बाबूलाल के पास में है, एंड मिस्टर बाबूलाल के कहने पर वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हुए दैट इज बीइंग डाइवर्ट ट्रांसफर्ड टू बरखा, बरखा को ट्रांसफर किया जा रहा है मिस्टर बाबूलाल के कहने पे. मिसेस बरखा हैज नो एनी टाइटल ऑन दैट इनकम पार्ट. ठीक है, इनकेस मिस्टर बाबूलाल अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हटा दे तो that won't be transferred. So this is basically the application of income, ultimate control upon over salary amount, total salary amount, ultimate control किसके पास में, बाबूलाल के पास में. तो इस वजह से this is just the application of income, this is not the diversion of income. नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस है हमारे पास में here is consider y is the total profit. total profit हमारे पास में y है किसका, जो हमारे पास इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बना रखा था. ठीक है, अब इसमें से 20% इनकम जो प्रॉफिट है दैट शुड बी ट्रांसफर टू मिसेस दया एंड, ठीक है, दिस इज रिटन इन डीड. तो इस डीड में जो लिखा हुआ है इस पे बेटर टाइटल किसका होगा, दया का होगा. मिस्टर बाबूलाल हैज नथिंग टू डू विद दिस 20% ऑफ द प्रॉफिट, वो कुछ क्लेम भी नहीं कर पाएगा इसमें से. सो दिस इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम. इनकम आया आपके हाथ में नहीं आया, आपने पहले ही इसको डाइवर्ट कर दिया. सो बेसिकली दिस इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम. ठीक है, ये आपने डाइवर्ट कर दिया इनकम को अपना, एंड यू डोंट हैव द लीगल टाइटल अपॉन दैट. लीगल टाइटल स्टिल, ये जो टाइटल है, टाइटल किसके पास में, टाइटल इज ऑन द हैंड ऑफ दया, नॉट यू. ठीक है, तो दिस वजह से, इसके वजह सो स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए हमारे पास क्या है, मिस्टर दया मिसेस दया एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये गलत है, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत. सो इस वजह से हमारे पास बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. तो ये हमारा बेसिकली आंसर बन जाता है इसके लिए. ठीक है, इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, इंस्टीट्यूट का आंसर हम देखो 2 का पॉइंट नंबर डी इज आंसर और बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. ठीक है सर, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है आपके पास में
What would be the GST treatment for the stock lying with Mr. शक्तिपुरी? अच्छा, ये शक्तिपुरी ने क्या किया था हमारे पास? शक्तिपुरी वो जो जॉब वर्कर जिसके पास में मिस्टर बासुरी ने ट्रांसफर किया था अपना गुड्स. सो आपके पास में जॉब वर्कर को जब ट्रांसफर किया था गुड्स, दैट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर प्रिंसिपल बासुरी प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड जब ये स्टॉक 1 साल से ऊपर क्या बोलते हैं उसके पास में, शक्तिपुरी के पास, जब जॉब वर्कर के पास में लाएंगे. ठीक है, वापस आते हैं. देखो, इनके जो टैक्स हमारे पास में जो स्टॉक है, स्टॉक ट्रांसफर किया गया टू जॉब वर्कर. इनकेस जॉब वर्कर के पास वो स्टॉक पड़ा रह जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो पीरियड लिखा गया 1 साल. 1 साल से ऊपर यदि वो पीरियड है, 1 साल से ऊपर यदि वो स्टॉक यहाँ पे लाएंगे, दैट विल बी डीम्ड एज सप्लाई, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. एंड टैक्स विल बी पेएबल बाय बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड. ये आपके पास में आप देखोगे सेम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टैक्स विल बी पेएबल बाय बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे सेंडिंग ऑफ अनप्रोसेस्ड टी बाय बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड टू द जॉब वर्कर इन द फर्स्ट लॉट विल बी डीम्ड एज सप्लाई एंड दस टैक्स विल बी पेएबल बाय सेम ऑन द कंपनी. ठीक है, ये आपके पास में जो पीजी हमारे पास ओके ये आपके पास टेस्ट टू नॉलेज में एंड ये सेम टू सेम एग्जांपल आपके पास में गिवन है इन योर केस स्टडी मैट आल्सो. देखो, सप्लाई ऑफ द नोटबुक फॉर द स्कूल, सेंस द पेपर फॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस एंड जीएसएम जॉब वर्कर फॉर मेकिंग द नोटबुक्स एज पर द डिजाइन. देखो, न्यू notebooks are easily sold, but the paper and the same finished notebooks of the old design lie in the godown of the job worker for over a year, and extensions from the paper officer is not sought. However, sending a paper by the notebook supplied to job worker in the first lot will be deemed as supply. इसको supply मान लिया जाएगा and tax will be payable on the same. ठीक है, ये हो गया बातें इसका खत्म. अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक फॉर्म के बारे में पूछा गया, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर द जीएसटी लायबिलिटी दैट हैज टू बी पेड बाय बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड. ये तो पता है आपको, आईडीसी 04 इसमें समझाने जैसा कुछ है ना. आईडीसी 04 द फॉर्म दैट वुड बी द एप्लीकेबल फॉर्म. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन टेकन एट द फोर्थ बोर्ड मीटिंग, द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर प्रभुदेवा इच, क्या ये वैलिड है इनवैलिड है, ये देखते हैं. देखो, कंटेंशन ऑफ मिस्टर प्रभुदेवा क्या था? मिस्टर प्रभुदेवा का कंटेंशन था कि इन्होंने अपोज कर दिया, एक बोरोइंग लेना चाह रहे हो 20 करोड़ का नेशनलाइज्ड बैंक से, बट ही अपोजेस दैट, अपोजेस ऑन द कंट्री कि भैया आपके पास में ये बोरोइंग पावर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बोरोइंग पावर है उससे आउटसाइड है ये लिमिट, और उनका कहना है कि इनसे हम लिमिट कैलकुलेट करें. वैसे हमने आपको बताया था सेक्शन 180 वुड बी एप्लीकेबल ओवर हियर, बट क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सेक्शन 180 पे प्रोविजन पे गिवन है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से हमारे पास जो इनकी कंटेंशन है दैट इज इनवैलिड, क्योंकि बांसुरी लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे बताया गया, बोर्ड्स अनकंट्रोल्ड, सेक्शन 181C में बोर्ड द पावर द बोर्ड अनकंट्रोल्ड एंड दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बोरिंग पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इनके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो बोरिंग्स है दैट शुड नॉट एक्सीड द एग्रीगेटेड पेड अप से कैपिटल, free reserves and the securities premium while calculating the limit. Temporary loan obtained by the bankers will be excluded. यहाँ पे 20 करोड़ से, बट ये देखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पीछे बताया कि बांसुरी लिमिटेड प्राइवेट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड हेंस हमने ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने क्या इसका एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग पे डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, हम एज्यूम करके चलते हैं इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, एंड दैट वोंट बी एप्लीकेबल. ठीक है, कंपनी हेंस दे कैन अवेल द रिक्वायर्ड बोरिंग्स इज नोटिफाइड बाय द एमसीए सेक्शन 180 ऑफ द एक्ट shall not apply to the private company. तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू का. चलिए जी, एमसीक्यू तो कंप्लीट हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. Advise whether activities as narrated by CA Puru to Mrs. Basuri Devi with respect to Khettiwadi Limited first within the scope of Ind-AS 41 with proper reasoning. चलिए इसके लिए आते हैं. पहले देखो, Ind-AS 41 बोला गया, Ind-AS 41 की स्कोप के बारे में पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन. देखिए, Ind-AS 41 की स्कोप क्या बोलते हैं? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू द काउंट फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इन पे अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसेट पे अप्लाई होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे अप्लाई होगा, एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स पे अप्लाई होगा. ठीक है, ठीक है सर, ओके. अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट जो हाईलाइट करना है यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दिस शुड बी एप्लीकेबल टू दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक्टिविटी किनसे रिलेटेड? इनसे रिलेटेड. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डिफिनेशंस देखते हैं. एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डिफाइन किया गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिफर्स टू मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट है. ओके, मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड
ये एक हो गया हार्वेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल, ठीक है, टू फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो किस चीज की मैनेजमेंट है? फर्स्ट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एंड उसकी हार्वेस्ट की, दो चीज की मैनेजमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट। किस पर्पज के लिए? सेल करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। यहाँ पे बात है कि कैपेबिलिटी ऑफ चेंज, ठीक है, नेवरदलेस दीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। इनके पास ये फीचर्स है कि कैपेबिलिटी ऑफ द चेंज होनी चाहिए, लिविंग एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जांपल दिया गया मैनेजमेंट ऑफ द चेंज, मैनेजमेंट का चेंज, मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द चेंज। ये तीन डिफरेंट फीचर्स है, इसमें समझना हमें ये है कि एक तो है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट है हार्वेस्ट। किस पर्पज के लिए? सेल के लिए या फिर कन्वर्जन इनटू अनदर बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा? इन केस सीधी मैनेजमेंट किया जाता है बाय अ कंपनी तो उसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब ही वो मैनेजमेंट। अब देखते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे पूरू ने बोला था खेतीवादी लिमिटेड ये 5 डिफरेंट एक्शंस करती है, ठीक है। देखो मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज इन अ जू ये पॉइंट था फर्स्ट, बट दिस डज नॉट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। तो एनिमल जू में है, हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ना हार्वेस्ट कर रहे हैं उसको, ना सेल के लिए, बस ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए वहां पे रखा जाता है। तो इस वजह से दिस इज नॉट एक्चुअली एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इस वजह से यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर की स्कोप से बाहर हो जाता है। फिशिंग इन द ओशन, फिशिंग इन द ओशन, ओशन में तो भैया फिश कैसे आती है? खुद ब खुद आती है, हम अलग से ऊन लगा के एंड देन फिशिंग, फिश फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या है, नेचुरली आ रही है, हमारी इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पे नहीं कर पाएंगे और इसकी मैनेजमेंट की तो बात ही छोड़ दो। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग, हाँ इस पे हम क्या कर रहे हैं, पॉन्ड जैसा बना रहे हैं, पॉन्ड पे फिशेस को लेके आ रहे हैं एंड देन उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल है ओवर द फिशेस एंड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रहे हैं एंड मे बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सेल के लिए ही लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास में ये क्या है, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी बन जाती है। नेक्स्ट है डेवलपिंग सेल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर रिसर्च। देखो डेवलपिंग सेल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस कहीं तक ठीक है, बट फॉर रिसर्च, सेल के लिए नहीं है, इस वजह से दिस इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज आपके पास ग्रोइंग अ प्लांट्स फॉर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स। देखो ये ऑफकोर्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, प्लांट्स की यूज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड देन दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स को अपने सेल किया जाएगा या फिर दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इस वजह से दिस इज योर बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमें आंसर इसके लिखने हैं, कौन कौन सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, कौन कौन सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, बस ये हमें इसको सेपरेट करके दे देने हैं, ठीक है। देखो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस, मैनेजिंग एनिमल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ये नहीं है, फिशिंग इन द ओशन भी नहीं है, फिश फार्मिंग हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी बन जाती है एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स बैक्टीरिया फॉर रिसर्च ये नहीं है एंड ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के कंक्लूजन, हमें ऐसे करके इसको राइट आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इनकम टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द विथड्रॉल्स फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2023-24 with respect to the assessment year 2024-25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें जो एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर 33 एवी है, सेक्शन नंबर 33 एवी इनकम टैक्स एक्ट में है जो डील करती है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड दैट्स आल्सो मेजरली टू द टी, कॉफी, रबर एंड द बोर्ड। हमारे पास इस केस में है टी, ठीक है। तो टी के केस में वहां पे ये बातें गिवन है, टी, कॉफी एंड रबर के रिलेटेड करती है। तो टी के केस में यहाँ पे एक कंडीशन है, हमारे पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट में हम डिपॉजिट करेंगे सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफाइड अकाउंट बोला गया, आप सेक्शन 33 अभी आपको जितने पढ़ोगे यहाँ पे जो रिलेवेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। इन केस आप कुछ फंड्स डिपॉजिट कर देते हो इस जो स्पेसिफाई किया गया इन सेक्शन में, दैट फंड शुड बी कंसिडर्ड योर डिडक्शन, बट दैट फंड्स शुड हैव बीन डिपॉजिटेड टिल दी डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। और रिटर्न ऑफ इनकम का डेट क्या होता है आपका 30 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस आप अमाउंट विथड्रॉ कर लेते हो, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डिडक्शंस कितनी मिलेगी, जितनी भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया उस अकाउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इनकेस आप विथड्रॉ कर लेते हो उस अकाउंट से कुछ पैसे, तो इन दैट सिनेरियो दैट शुड बी अप्लाइड फॉर द पर्पस दैट इज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में जो पर्पस डिफाइन किया गया है उस पर्पस के लिए ही खर्च किए जानी चाहिए एंड दैट एक्सपेंसेस हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च से पहले उस एक्सपेंस को आपको कर लेना है। इनकेस नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, तो इन दैट सिनेरियो जितने भी अमाउंट बचे हैं दैट वुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप डिडक्शंस ले चुके हो पहले, अब वो आपकी इनकम पे ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि आप उसको एक्सपेंस नहीं कर पाए हो। अब नेक्स्ट है कि इनकेस आप उसको एक्सपेंस करते हो बट दैट नॉट फॉर द पर्पस दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन, कुछ लिस्ट है, वो लिस्ट अभी नहीं पढ़ रहे हम, बट वो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से लिस्ट में जो गिवन है उस पर आपने खर्च नहीं किया, किसी और चीज में खर्च किया। So in that scenario, that will be again added to income. That will be added to income. That will be taxable in your hands. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है in case full amount cannot be utilized by the end of that financial year, it will be taxable. Also, if some amount withdrawn is not utilized as per the scheme notified, it will be added to income and become taxable. देखो, तो ये केसेस है आपके पास में। इसमें वापस से आते हैं सेक्शन 33 AB में। AB की जो एक्सट्रैक्ट्स है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोर्शन, इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए। एक तो है कि आपके पास सेक्शन 33 AB में ये कहा गया जितने भी एक स्पेसिफाइड अकाउंट है वहां पे आपको डिपॉजिट करना होता है कुछ अमाउंट। इनकेस आप डिपॉजिट जितने भी अमाउंट करते हो दैट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया एंड नेक्स्ट इफ यू आर विथड्रॉइंग सम अमाउंट फ्रॉम दैट अकाउंट दैट हैज टू बी एक्सपेंस्ड एज पर द पर्पस दैट इज डिफाइंड विद इन दिस सेक्शन and that should be expensed by the end of previous year. In case नहीं कर पाते हो previous year में तो that will be your taxable income, tax कर दिया जाएगा उस income को। and next in case आप उसको खर्च करते हो but that expense has been done not as per the purpose that have been defined in this section, तो वो भी आपके हाथ में taxable हो जाएगा। तो देखो हमारे पास इस केस में हमारे पास में इनकम है। ओके, एक मिनट चलते हैं ऊपर। 6 लाख ये रहा। इन्होंने जो अमाउंट विथड्रॉ किया था इन्होंने प्रीवियस ईयर 2000 एंड ओके इन्होंने विथड्रॉ किया था प्रीवियस ईयर 2022-23 पे। ठीक है, तो इनको खर्च कर लेना है इसको 31 मार्च 2023 तक। ठीक, अब इन्होंने क्या किया 6 लाख रुपीज खर्च किया बट ऑन नॉन डेप्रेसिबल एसेट एज पर द स्कीम स्पेसिफाइड। ठीक है, स्कीम के हिसाब से आपने खर्च किया, सो इस पे कुछ नहीं होना, ये टैक्सेबल नहीं होगा एंड इस पे डिडक्शंस आपने जो क्लेम कर रखा है दैट डिडक्शंस इज वैलिड। 3 लाख एज फॉर द पर्पस परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। उस लिस्ट में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि आप ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए कुछ भी खर्च करते हो, प्लांट एंड मशीनरी खर्च करके लाते हो तो दैट इज नॉट एचएल अलाउड। सो इसलिए इसको हम ऐड कर लेंगे बैक टू आवर इनकम, क्योंकि हम डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम करके आ चुके हैं लास्ट ईयर, अब इसको हम ऐड करेंगे इनकम पे। नेक्स्ट रुपीज 1 लाख was spent for the purpose of the scheme on 5/4/2024। देखो पर्पज ऑफ स्कीम है, इसके हिसाब से तो ठीक एलिजिबल है, ठीक है, अच्छे एक्सपेंस के, बट दैट हैज नॉट बीन एक्सपेंस्ड विद इन द प्रीवियस ईयर। इन्होंने प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद किया, तो इस वजह से इसको भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे टू द इनकम। तो बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 पे, हमें डिस्क्राइब करना है टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर द अमाउंट ऑफ विथड्रॉल्स फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसके लिए आंसर बनता है इतना ही है, बट आप आंसर देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आंसर आईसीआई की सॉल्यूशन उन्होंने ये डिस्क्राइब तो किया, इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी कर दिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी कर दिया ये आपके पास में। ठीक है, ये पीजीबीपी की आप सेक्शन नंबर 33AB की चैप्टर पे देखोगे तो वहां पे टेस्टेड नॉलेज पे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। अब उस सेम टू सेम क्वेश्चन में से वहां पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है कि कंप्यूट करना है आपको बिजनेस इनकम भी, तो वह रिक्वायरमेंट को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बट दैट एडिशनल रिक्वायरमेंट इज नॉट एडेड इन योर क्वेश्चन में भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी देख ही लेते हैं साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कंपोजिशंस कंप्यूटेशंस के लिए। ठीक है, देखो इनकी जो इनकम इन्होंने बताया है, ओके, कंट्रोलिंग स्टॉक स्टेक इन्होंने खरीद लिया था कृतिवादी लिमिटेड, कंपोजिट बिजनेस प्रॉफिट विद फॉलोइंग डिडक्शंस रिलेटिंग टू द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो 50 लाख रुपीस इनकी इनकम बन गई। On 1 September 2023 deposited a sum of 10 lakh in the टी डेवलपमेंट अकाउंट। तो मैं बता रहा था तब से अकाउंट होता है दैट इज टी डेवलपमेंट अकाउंट पे इन्होंने क्या किया सम 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिया। अब देखो जो सम डिपॉजिट किया उसकी डिडक्शंस मिल जाती है दैट आल्सो एज पर अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन से पहले जितनी प्रॉफिट थी, हमारे पास प्रॉफिट क्या है 50 लाख का 40% कितना बनता है 20 लाख रुपीस, 20 लाख और 10 लाख व्हिच एवर इज लोअर, इनकी लोअर आपको एलिजिबल हो जाएंगे डिडक्शंस के लिए। ठीक है, इनकी लोअर आपके पास एलिजिबल हो जाएगा डिडक्शन के लिए। अब लोअर कितना बनना है पे 10 लाख रुपीज इज द लोअर दैट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। इनकम आपके डिडक्शंस कितने हो जाएंगे 40 लाख रुपीज। अब देखो आपके पास टी आप ग्रो कर रहे हो दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे 60% ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, 40% इज ओनली टैक्सेबल, तो 60% हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। एंड ऑल्सो और एक थिंग और एक हाँ यहाँ पे बात है कि लॉस इनके पास इनकर हो रखा था, इट हैड अ बिजनेस लॉस ऑफ 15 लाख which has been carried forward, हम इसको भी यहाँ पे लेस कर देंगे, ये लेस करने के बाद बिजनेस इनकम बन रही है इनके पास में 1 लाख रुपीज। ठीक है,
ये कंप्यूटेशंस करेंगे, कंप्यूटेशन प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए है। बस इतनी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी टेस्टेड नॉलेज पीजीपी की सेक्शन पीजीपी की चैप्टर पे था, बट यहाँ पे इन्होंने एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं डाले, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी करके आपको दिखाना है बोल के, ठीक है। हम पढ़ ले रहे हैं, अभी पढ़ने में कोई इश्यू नहीं है, बट येट मे बी एग्जामिनेशंस में इनके से पूछे तो मे बी आपके ये पूछ लिया जाए कि आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट भी डाल के दे दिया जाए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपके पास में कि व्हाट स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग वुड बी कंसीडर्ड बाय सीए पूर्व इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी इन अबव केस कीपिंग इन द माइंड कंसर्न रेज्ड बाय मिस्टर प्रभुदेवा। ओके, प्रभुदेवा ने कंसर्न रेज किया था, क्या कंसर्न उन्होंने रेज किया था? कंसर्न उन्होंने रेज किया था कि हमारी कोई इकोनॉमिक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब इनकी बिजनेस जो है ऑनलाइन जा चुकी है, एज वेल एज दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ये प्रभुदेवा ने सीएपुरु को कह दिया एंड सीएपुरु को कहा कि आप इसको भी ऑडिट स्ट्रेटेजी में लेके चलना। देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन से ऑडिट की सिंपल फंडा क्या है? सिंपल परचेज के लिए देखते हैं, परचेज के लिए ऑडिट ऑफ परचेज के लिए क्या है? कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, हम एग्जांपल लेके चले परचेज के लिए, ठीक है। परचेज के लिए क्या ट्रांजेक्शन होगा कि आपके पास में ये परचेज ट्रांजेक्शन करने के लिए परचेज ऑर्डर सही से बना है नहीं बना, पहला पॉइंट हम ये चेक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें हम चेक करेंगे एंड देन जो सामान आए हैं, गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, दैट इज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी और नॉट, ये हम चेक करेंगे। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स ऑकर हुए हैं, बुक में एंट्री हो रखे हैं, दैट इज करेक्टली एंटर्ड, ठीक है, एक्यूरेटली एंटर्ड, एंड जो जिस बंदे ने एंटर किया ही इज ऑथराइज्ड फॉर दैट एंट्री एंड एंट्री जो अप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रखी है, ये बातें भी हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी इवेंट हुआ है, उस इवेंट से रिलेटेड इवेंट कैसे करके रेज हुआ एंड इवेंट कैसे एंड हो रहा है, इस चीज से एंड मतलब हम यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग तक ही देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग तक की बातें देख लेते हैं, ठीक है। ये बातें होंगी। अब इस पे सिग्निफिकेंट हमें क्या करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्या होगा, हम पहले देखेंगे फाइनेंशियल इसकी ट्रांजेक्शंस की क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस हम पहले देखेंगे जो कि सिग्निफिकेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो हम जितनी ट्रांजेक्शंस की लिस्ट है इसके पास में, उनमें से ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेके आएंगे जो सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर हम प्रोसीड्यूर डिटरमिन करेंगे, किससे कैसे कैसे उन ट्रांजेक्शंस को इनिशिएट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, एंड देन ट्रांसफर टू द जनरल लेजर एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अल्टीमेटली क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक। उसके बाद उस ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग वो इनिशिएट कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, रिकॉर्ड कैसे किए जा रहे हैं, एंड देन जनरल लेजर पे कैसे आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसे करके आ रहा है वो फिगर, उसको हमें ट्रेस करना है एंड उससे रिलेटेड प्रोसीजर को हमें समझना है, ठीक। इसके बाद उससे रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, सपोर्टिंग स्पेसिफिक काउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको यूज करके हमने इनिशिएट किया है, रिकॉर्ड किया है, प्रोसेस्ड रिपोर्ट, इवन कोई करेक्शंस हो रखे हैं तो करेक्शंस के बारे में हमें समझना है, ठीक। अल्टीमेटली द पॉइंट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शंस, कौन से ट्रांजेक्शंस इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड वो ट्रांजेक्शंस के अमाउंट जो डिराइव किया गया है उस डिराइव करने की प्रोसीजर इनिशिएशन से लेके रिकॉर्डिंग तक, एंड इनकेस कोई करेक्शंस हो रखे हैं बीच में, उस करेक्शंस के बारे में हमें आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो हो गए कि कैप्चर जो कैप्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहे हैं उसको हमने देख लिया। अब ऐसे कुछ जो कि ट्रांजेक्शन जो कि कैप्चर ही नहीं हुए बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कैप्चर नहीं किया, ठीक है, बट दैट इज सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उल्टा बोल गया मैं, सिस्टम ने कैप्चर किया बट वो हमारे ट्रांजेक्शंस में नहीं दिख रहे, बट मे बी दैट वुड बी सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। ये बातें हमें देख लेना है। इसके अलावा कंट्रोल्स देखने हैं कि क्या कंट्रोल्स है अवेलेबल फॉर द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शंस, ये बातें हमें देखने हैं। देखो अल्टीमेटली ऑडिट में हम करते क्या, ऑडिट में हम करते हैं ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर आ रहा है उस फिगर को ऑथेंटिकेट करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं कि वो फिगर सही से आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए पहले तो हम ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे जो सिग्निफिकेंट है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आ रही है, ठीक। इसके बाद उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस बन कैसे रहे उससे रिलेटेड जो प्रोसीड्यूर है इनिशिएशन करने का, रिकॉर्डिंग का, प्रोसेसिंग का, एंड इनकेस कोई करेक्शन बन रही है करेक्शन का ट्रांसफर करने का टू जनरल लेजर, ये सारा का सारा बातें हम देखेंगे एंड देन ट्रांसफर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे करके वो ट्रांसफर हो रहे हैं जनरल लेजर में एंड देन ट्रांसफर हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बात उनकी प्रोसीड्यूर्स ये देखने का काम करेंगे। इससे रिलेटेड आप यहीं पे समझ लो, इससे रिलेटेड कोई कंट्रोल जो कंट्रोल्स हैं इनके
वो कंट्रोल्स को हम देखेंगे, ठीक। अब इसके बाद आ गया आपके पास इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स हमने ये देखे, इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होंगे जो सिस्टम ने कैप्चर किया होगा, बट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दे आर समहाउ मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस ट्रांजेक्शन्स को हम देखेंगे। सो दैट वाज योर पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। तो ऐसे करके हम इसको ऑडिट स्ट्रेटेजी ऐसे करके डिटरमिन किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 7, जो कि आपके पास में कंप्रहेंसिव था। इस पे जीएसटी, डीटी, आईडीटी, जीएसटी आ गए, डीटी भी आ गया, एफआर भी आ गया, ऑडिट भी आ गया, एज वेल एज आपके पास कुछ पोर्शंस फ्रॉम द लॉ भी पूछे गए थे। सो कंप्रहेंसिव ये आपके पास में केस स्टडी थे, ठीक है। ये केस स्टडी आपके कंप्लीट हो गए। केस स्टडी नंबर 1 से लेकर केस स्टडी नंबर 8 जो पहले इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए थे, वो केस स्टडी आज कंप्लीट हो चुके हैं। केस स्टडी नंबर 9 टू केस स्टडी नंबर 15 भी ड्यू प्रोग्रेस में आपके पास आते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना। दैट इज ओनली द वे कि हम मोटिवेट होते हैं ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।